7 नवंबर को देश भर में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं पीजे एक ऐसा बड़ा संस्थान है जो उत्तर भारत के ऐसे मरीज़ों पर रिसर्च करता है और उन्हें हैंडल भी करता है जो कैंसर से जूझ रहे हैं। हमारे साथ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कपूर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस कैंसर से किस तरह के जो लक्षण हैं और किस तरह की जो अवेयरनेस है वो देखी जा रही है। सर, पहले तो आपका स्वागत। सर, अवेयरनेस डे है, कैंसर अवेयरनेस डे है और दिन प्रतिदिन लाइफस्टाइल के चलते कैंसर की जो रीजंस हैं, जो मरीज़ हैं वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। 2040 तक बोला जा रहा है कि हर साल 7 लाख या 8 लाख के करीब कैंसर के सीरियस केसेस देखे जा सकते हैं। मेरे को सर ये बताएं कि अभी किस तरह के जो रीजन्स हैं, जो अगर स्टेट वाइज बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कैंसर के मरीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं? Thank you so much. First of all, I must thank your channel जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं जन जन तक ये अपने जो विचार हैं वो पहुंचा सकूं। आपका कहना बिल्कुल सही है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे होता है और इसका पर्पस भी इंडिया में ये शुरू ही इसीलिए किया गया था। 2014 से हम कर रहे हैं ताकि लोगों में कैंसर के बारे में अवेयरनेस, इसके होने के कारण क्या है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ का कैंसर कॉमन है, मेल्स में कौन सा कैंसर कॉमन है, फीमेल्स का कौन सा कैंसर कॉमन है और इलाज में क्या क्या वृद्धियाँ हुई हैं, ये सब नेशनल कैंसर डे के प्रीव्यू में ही आता है और हम इसको प्रचलित भी करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है मुझसे कि ये कौन कौन से कैंसर हमारी इस नदरन स्टेट्स में कॉमन है, तो देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वेरीगेटेड पॉपुलेशन है। अगर हम नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट जाएं तो कुछ कैंसर्स कुछ जगह पे पर्टिकुलरली कॉमन है और दूसरे जगह में कुछ और कैंसर्स हैं जो कॉमन है। बट जो ओवरऑल इंसिडेंस है, अगर हम मेल्स में देखें तो पर लाख पॉपुलेशन में मेल्स में 120 टू 140 के करीब हमारा इंसिडेंस है कैंसर्स का, और जो फीमेल्स हैं उनमें इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 106 टू 132। सो ये वेरिएशन आप पूछ सकते हैं कि 106 और 132। दी वेरिएशन इज़ कि जैसे जो हमारे वेल डेवलप्ड रीजन्स हैं कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो डाउन साउथ का रीजन है या नदरन इंडिया में चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र का एरिया वेस्ट में, इनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और लंग कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन है। वेयर एज नॉर्थ ईस्ट में ईएनटी के कैंसर जैसे मुंह के कैंसर जो हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, इस बेल्ट में मुंह के कैंसर बहुत कॉमन है। जो आपका दूसरा सवाल था कि हमारी नदर नगर में इसी एरिया में करूं, जो हमारी 7 स्टेट्स हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा, ये हमारे सारे के सारे जो, और उत्तराखंड, इन पर कुछ पार्ट जो हमारा दिल्ली के भी कुछ पेशेंट यहाँ पे आते हैं, इनमें मेल्स में हमारे ईएनटी के जो मुंह के, गले के, ये कैंसर कॉमन है। नंबर 2 पे लंग कैंसर आता है, क्योंकि पंजाब स्टेट में लंग कैंसर थोड़ा नीचे है, लेकिन पंजाब में जो फूड पाइप है, खाने की नली जो है, उसका इंसिडेंस जो है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और फिर नॉर्थ ईस्ट में वो सबसे ज़्यादा है। कुछ इस रीजन में, श्रीनगर के रीजन में और हमारे पंजाब के रीजन में फूड पाइप के कैंसर ज़्यादा कॉमन है, 8.1% के करीब, जो कि पूरी हमारी नेशनल रजिस्ट्री में ऑलमोस्ट 3.8 टू 4.5% के बीच में है। ब्रेस्ट कैंसर पर्टिकुलरली इस रजिस्ट्री में, अभी हमारी एनसीडी की रजिस्ट्री आउट हुई है, चंडीगढ़ और दिल्ली की जो एनसीडी रजिस्ट्री है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। रूरल पंजाब, इस एरिया में सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। यही चीज़, यही ट्रेंड जो है हमारा, ये हिमाचल में भी देखा गया, वहाँ भी सर्वाइकल कैंसर जो है वो नंबर 1 है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 है। लेकिन हरियाणा की कुछ बेल्ट में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू सर्वाइकल कैंसर। सो 3 चीज़ें इससे उभर के सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि रीजनल इलाकों में खाने पीने का डिफरेंस, हमारे रहने सहने का अलग तरीका, और कुछ हमारे रिलीजियस बिलीफ्स, ये तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर होने में।
हरियाणा और अगर आप दिल्ली और चंडीगढ़ की लाइफ देखें तो मैं अगर सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लंग कैंसर की ही बात करता हूँ तो स्मोकिंग इन एरियाज़ में और पोल्यूशन आल्सो, जिसको नॉन स्मोकर रिलेटेड आप बातें कह रीजंस कह सकते हैं, दोनों मिलके लंग कैंसर को ऊपर कर देते हैं एज़ कंपेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ दीज स्टेट्स। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, तो जितने ये रीजन्स में बोल रहा हूँ आपको, ये मोर डेवलप्ड रीजन्स हैं, मोर इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट फीमेल सोसाइटी है यहाँ पे, विच मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के कुछ ऐसे कारण हैं जो हम एक तरफ से सोसाइटी को उसकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है हमारे, जिसमें ये हमारा मैंडेट है कि फ़ीमेल अपलिफ्टमेंट, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब ज़रूरी है ताकि उनमें कैंसर कम हो। सर्वाइकल कैंसर कम हो गया इसकी वजह से, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बढ़ गया। तो रीज़न मीन्स इसके साथ साथ कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स हमारे चेंज हुए फीमेल्स में, जैसे लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, excessive use of alcohol and smoke, that has led to increase in breast cancer. So if you put it in a way, this is a health paradox. एक तरफ से आपने उन पैरामीटर्स को कम करने की कोशिश की जो रीजंस आपको पता थे कि फ़ीमेल सोसाइटी में ऐसे लोग जो अनपढ़ थे, जिनको इतना नॉलेज नहीं था, आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक्टिव उसमें उनको अवेयरनेस किया, तो सर्वाइकल कैंसर के रीजंस कम हुए, पॉलीगैमी अवॉइड करवाई, तो ये पढ़ाई लिखाई, इससे ये चीज़ों में डेफिनेट फ़र्क पड़ा और सर्वाइकल कैंसर कम हुआ। बट उसके साथ बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव टाइम विच वॉज कंज्यूम्ड इन देयर पर्सनल डेवलपमेंट, और ज़्यादा पढ़ने में या फाइनेंशली जब आप डिपेंडेंट होते हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी में आपको कंपटीशन में जाना पड़ता है। तो हमारी वो बहनें, वो हमारी बेटियां जिनको compete करना पड़ा, वो मैरिज एस्पेक्ट को उन्होंने सेकंड लाइन पे लिया, तो हमारे लिए ये एक दूसरी दुविधा जो है वो बढ़ गई। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर आप जॉब में जाते हैं तो आपका कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली आपका दूसरी तरफ से जो पहले होता था, बेटी की उम्र 21-22 साल हुई, शादी के लिए ढूंढो, तो ऑब्वियसली जब आप अपने कैरियर में हैं तो वो नहीं करेंगे। सो वी नीड टू थिंक ओवर इट, ए बैलेंस इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा जो ज़रूरी एस्पेक्ट इसमें कहने का ये है कि ये नहीं है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, ज़रूर बढ़ना है, बट ये आदतें जो हमें मालूम है कि कुछ रीज़न तक कंट्रीब्यूट करेंगी, उनको कैसे चेक किया जाए। जितने कैंसर्स आप पूछ रहे हैं, 25% के करीब ऐसे कैंसर्स हैं जिनकी डिपेंडेंस अल्कोहल और टबैको पे है, वो होते ही उनकी वजह से है, और हमारा कंजम्पशन उनका इतना बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इसको कम नहीं कर सकते जानते हुए? यही मेरा अभी तक का एक निचोड़ जो मैं बता रहा हूँ। सर एक और है कि मान लीजिए कैंसर हो गया है, लोग इससे जूझ रहे हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 तक। ऐसे में उनके लिए किस तरह के लाइफस्टाइल जो हैं, जो चेंजेस करते हुए, या ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जिनके ज़रिए वो इस तरह के कैंसर्स को अपने लेवल पर भी ठीक कर सकते हैं? उसके बाद जब उनको अगर सीरियस है तो वो कहाँ इस चीज़ों का इलाज करवा सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो आपने बोला अगर हो गया है कैंसर, हो गया है तो मेरा स्ट्रेट मैसेज है पूरी कम्युनिटी को, प्लीज़ please don't go to any local quack or any other person who tells you there is a miracle for treatment. वो आपको वो दवाइयाँ देंगे, वो ट्रीटमेंट करेंगे जिनसे कुछ सिम्टम दब जाएंगे, बीमारी नहीं रुकेगी और वो बढ़ेगी। और जब तक आप किसी अच्छे कैंसर सेंटर में पहुंचेंगे या पीजीआई में पहुंचेंगे, आपका कैंसर चौथी स्टेज में पहुंच गया होगा। और इसको मैं अगर डाटा से आपको बताऊं तो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 60% से 70% पेशेंट्स जो क्योरेबल होते हैं अगर जल्दी आ जाए, वो हमारे पास आते ही चौथी स्टेज में है। तीसरी और चौथी स्टेज, तीसरी भी एडवांस स्टेज, जिस स्टेज में क्योर के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो अगर यही पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आते तो ये क्योर हो जाते।
तो और अर्ली स्टेज में आपके ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लिम्फोमास, कोलन कैंसर, इनके क्योर रेट्स जो है 90 to 95%। सो यू कैन अंडरस्टैंड स्टेज 1 ये वाले कैंसर जो हैं सबसे कॉमन, पर 90% ठीक हो जाते हैं अगर सही इलाज हो। और यही कैंसर अगर 4th स्टेज में आते हैं तो क्योर के चांसेस लेस देन 5% भी नहीं है। सो प्लीज़ डोंट गो टू एनी अदर पर्सन, गो टू दी आपके आजकल हमारा नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है हर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो डिस्पेंसरी लेवल्स हो, चाहे पीएचसी है, वहाँ चल रहा है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखेगा। वहाँ पर भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आज पहुँचा दी गई हैं। वहाँ उसको लगेगा मेरे से नहीं कंट्रोल होगा तो वो आपको मेडिकल कॉलेज में भेजेगा, मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तो टर्शरी कैंसर सेंटर में जाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट सही जगह पे करवाइए ताकि आपके क्योर रेट्स भी अच्छे हों और आपको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ट्रीट किया जाए, ना कि कुछ कोई इधर उधर से दवाई दे के जिससे अननेसेसरली रेजिस्टेंस सेल्स में डेवलप हो जाए और वो क्योर ना आपको मिल सके। सर एक और है कि जैसे जैसे कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके साथ ही जो रिसर्चेस भी की जाती हैं अलग अलग तरह के कैंसर्स पे, और देखा गया है कि रिसर्चर वर्क इतना है कि मेडिसिन्स को ही इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ताकि कैंसर के मरीज़ों को मदद मिल सके, उनके कैंसर को कम किया जा सके। तो हाल ही में कोई इस तरह की रिसर्च है जो किसी स्पेसिफिक, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर बताया, ईएनटी कैंसर बताया, तो इस क्षेत्र में कोई ऐसी रिसर्च काम कर रही है जो इस तरह के मरीज़ों के लिए लाभदायक हो सकती है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पीजीआई एक ऐसा संस्थान है जिसका नाम ही इसमें आपको रिसर्च वर्ड मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जो रिसर्च कंपोनेंट है वो हमारा एक, आप समझ लीजिए कि एक हमारा अटूट हिस्सा है और वो हमने करनी ही करनी है। और जो भी यहाँ पे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, जो भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक, हर कोई अपने अपने किसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है और वो रेगुलरली रिसर्च करते हैं, फिर उसको पब्लिश भी करते हैं। हर रिसर्च से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। रिसर्च दोनों तरफ की ठीक होती है, ऐसा नहीं है अगर नेगेटिव रिसर्च आई है तो वो भी बेनिफिशियल है ह्यूमैनिटी के लिए और पेशेंट केयर के लिए। तो मैं अब कैंसर के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट करूँगा। हमारे यहाँ पे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, तीनों ब्रांचेस के लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं और वो जॉइंट रिसर्च करते हैं, हर कोई मिल के करता है, ग्रुप्स होते हैं जो काम करते हैं। इस रिलेटेड में ब्रेस्ट कैंसर में जो हमारे डिपार्टमेंट से रिसर्च हुई है वो रेडिएशन में 2 चीज़ों पर रिसर्च होती है। एक तो ये कि आप रेडिएशन से क्योर रेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा रेडिएशन ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाए, साथ में उससे जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको कम साइड इफ़ेक्ट हों और सर्वाइवल बढ़ने से उस चीज़ के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी कम हो। ये कैसे किया जा सकता है, इस पे एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी दोनों काम होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में दोनों तरफ से पब्लिकेशंस हैं, ब्रेस्ट कैंसर में भी हैं और इसके अलावा लंग कैंसर में भी हैं, गाल ब्लैडर कैंसर, कोलन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इन सब पे हमारी पब्लिकेशंस हैं और वो रिसर्च हुई है और वो पब्लिश्ड है। इस रिसर्च में हमें हमारे साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो इम्यूनोथेरेपी का कंपोनेंट है और सर्जन्स, उनका भी साथ चाहिए होता है, वैसे ही उनको भी हमारा साथ चाहिए। उनकी जो रिसर्च है जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में है, हालांकि जो हमारे कोलीग्स हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी से, डॉक्टर पंकज हैं मल्होत्रा, डॉक्टर गौरव हैं, वो ये देखते हैं कि कौन से नए प्रोटोकॉल्स हैं जो इनको इन कैंसर्स में अगर हम यूज़ करें तो पहले से ज़्यादा क्योर रेट्स आएंगे और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वो लिम्फोमाज हैं, ल्यूकीमियाज हैं, उन पे काम करते हैं। इसी तरह से सर्जन्स जो हैं हमारे साथ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ब्रेस्ट कैंसर में टीम है और जीआईटी कैंसर में डॉक्टर राजेश गुप्ता और उनकी टीम है। वो हमें ये बताते हैं कि आपका ये ट्रीटमेंट देने से डाउन स्टेजिंग कितनी हुई, उसके बाद हमने सर्जरी की, उसमें क्योर रेट्स में कितना फ़र्क पड़ा और कितने पेशेंट ऐसे थे जिनमें पैथोलॉजिकली जब ट्यूमर निकल गया
तो उनके मार्जिन्स जो थे वो नेगेटिव थे या ट्यूमर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, नेक्रोज हो गए थे, जो कि क्योर रेट्स को बढ़वाते हैं। तो ये कंबाइंड रिसर्च एक्टिविटीज़, ये नॉन इफेक्ट्स हैं जो होते हैं, ये है एक तरह की रिसर्च जो ट्रीटमेंट रिलेटेड है। दूसरी रिसर्च है, आप कोई ऐसी चीज़ खोज करते हैं जिस खोज में आपको ये पता चलता है कि एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च कि सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे कारण थे जो हमने ढूंढ लिए जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और वो एक्शनेबल है। उसमें जैसे मैंने बताया आपको, हमारी जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की टीम है, डॉक्टर ठाकुर है, उनके आगे नीचे लोग काम करते हैं हमारे साथ, वो ये एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं जिसमें वो पैटर्न्स देखते हैं कि कैंसर किस जगह, कौन सा कैंसर ज़्यादा हो रहा था, वहाँ के क्या चीज़ें हैं जो उनको इम्पैक्ट कर रही हैं, और उस सोसाइटी में कौन से ऐसे रीजन हैं जिनको हम कंट्रोल कर पाए। वो भी हमने पब्लिश किया, जो मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर में बताया आपको। इसी तरह मैंने आपको ये बताया, स्मोकिंग का हम सबको मालूम है कि सिगरेट स्मोकिंग काजेज कैंसर, लेकिन अब उसको एक्सटेबल कैसे किया जाए। तो पीजीआई की ही रिसर्च की वजह से हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई थी। मल्टीपल चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, पहला था बैन किया, जो हमने एक वाइट पेपर लाया था ENDS के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिनिक डिवाइसेस। देयर वाज ए प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to bring in those substances to our country. But our Honorable Prime Minister at that time came out with a white paper through ICMR. I was also a part of that investigative study. We had sent that paper to the Honorable Director of the ICMR. They banned it कि हम अपनी कंट्री में नहीं लाने देंगे। हालांकि दूसरे रिसोर्सेज से कुछ लोग स्मगल ज़रूर करते हैं। सिगरेट के ऊपर आपने पिक्चर्स लगा दी, आपने उन पे ये शो किया कि इन चीज़ों से ये होता है, लेजिस्लेटिव रूल्स बनाए कि स्कूल के बाहर सिगरेट नहीं मिलेंगे, बच्चों को आप ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करने देने के लिए। तो यू आर ट्राइंग टू अवेयर, मेक द सोसाइटी अवेयर कि इन चीज़ों से दूर रहें, इनसे ये होता है। ब्रेस्ट कैंसर में इसी तरह स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आज की डेट में नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम में NCPDCS में अप टू द लेवल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट और अर्ली डिटेक्शन के कैंप शुरू हो गए हुए हैं। सर्वाइकल कैंसर सिंपल एक आपका आयोडीन टेस्ट है, जो आपने जो जस्ट looking at the morphological change in the cervical area you can detect अगर symptoms हैं, और उस पेशेंट को आप, उस इनकम्बेंट को आप आगे बायोप्सी के लिए, कार्पोस्कोपी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भेज सकते हो। मुंह के कैंसर के लिए जस्ट ओरल एग्जामिनेशन, कुछ नहीं करना है। एक टंग डिप्रेसर है, अगर कोई अल्सर है, कोई पुराना नॉन हीलिंग एरिया है, कोई ग्रोथ दिख रही है, तो आप ओरल एग्जामिनेशन से ही पकड़ सकते हैं। कोलन कैंसर के लिए सिंपल स्टूल में अकल्ट ब्लड, जो कि आपका 20 रुपये का टेस्ट है, स्टूल में कहीं जो ब्लड दिख नहीं रहा तो आप फिर कॉलोनोस्कोपी के लिए भेज सकते हैं। और इसके अलावा वार्निंग साइंस, जो सिम्टम्स है, आपकी आवाज़ में चेंज है, आपको परसिस्टेंट कफ हो रही है, फीवर हो रहा है, वो अनएक्सप्लेन्ड है, बॉडी में किसी जगह पे कोई गिल्टी है जो बढ़ रही है, पहले से थी अभी बढ़ना शुरू होगी, किसी एरिए से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे नाक से, चाहे मुंह से, चाहे गले से, चाहे हमारे बहनों और माताओं में फीमेल अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ है, वो ज़्यादा आने लगे हैं या ज़्यादा नहीं है तो बार बार आ रहे हैं महीने में, वो सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपके गायनेकोलॉजिकल कैंसर की तरफ कोरिलेट करते हैं। आपको खाने में दिक्कत हो रही है, खाना फंस रहा है, जिसका मतलब आपका फूड पाइप की कैंसर की तरफ है। परसिस्टेंट हेडेक रह रही है, या हेडेक के साथ आपको एसोसिएटेड वॉमिटिंग होती है, तो वो ब्रेन ट्यूमर्स की तरफ करता है। तो ये वार्निंग साइंस की भी हम अवेयरनेस साथ साथ करवाते हैं, जो कि नेशनल कैंसर डे का एक हिस्सा है। तो अगर आपको अपने एरिए में, आपके घर में किसी को भी ऐसे सिम्टम दिखें और आपका वेट लूज हो रहा है डे बाय डे, पता ही नहीं क्यों हो रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है कैंसर का। पेनक्रियाटिक कैंसर में की वेरिएशन ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि पेनक्रियाटिक कैंसर का पेशेंट डायबिटीज़ से प्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ वेट लॉस से कर सकता है, और सिर्फ डिप्रेशन से भी कर सकता है। सो यू कैन सी कि एक कैंसर ऑफ द पेनक्रियाज कैन प्रेजेंट विद डिप्रेशन, इट कैन प्रेजेंट विद डायबिटीज़, इट कैन प्रेजेंट विद वेट लॉस, नथिंग एल्स। बाद की देर में वो एक पेट में दर्द हो रही है, लंप है, पीठ में दर्द जाती है, भूख नहीं लग, ये सिम्टम बाद में आएंगे। तो अर्ली स्टेज तो आपकी निकल गई।
So screening is important. Knowing these signs and symptoms is important. और उसके साथ एसोसिएटेड ये सब तो ज़रूरी है समझने के लिए। इस चीज़ के कारण जब हमें मालूम है, हम जानते हैं, तो उन कारणों से दूर रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपना डाइट का ध्यान रखिए, उसमें फ़ैट्स कंज्यूम कम कीजिए, फ्राइड फूड कम खाइए, आर्टिफिशियल जो फूड में कलर्स पड़े हैं उनको मत यूज़ कीजिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, अल्कोहल से दूर रहिए, रेड मीट से दूर रहिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, हाई जो आपकी फाइबर डाइट है वो लीजिए, कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डे टू डे फूड एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी बाय वॉकिंग एंड ऑलवेज डू सम एक्सरसाइज, मे बी 20 to 30 minutes a day. These are the good habits which will prevent cancer also. Not only other NCDs, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर के कारण भी वही हैं जो इनके हैं। सो आप 5 मुख्य बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश कपूर जो इंकोलॉजिस्ट हैं, और उनका कहना सिंपल शब्दों में यह है कि लाइफस्टाइल को चेंज करना ही एक इकलौता रीज़न है जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से दूर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी कई तरह की एडवाइस दी है कि अगर वो जो पैटर्न चलता आ रहा है उसे फॉलो करती हैं तो वो एक सीरियस कैंसर से बच सकती हैं। वहीं अगर बुजुर्गों की बात करें या रूरल एरिया की बात करें, वहाँ पर भी खाने की जो चीज़ें हैं उस पर लगातार ध्यान रखते हुए और इधर उधर छोटे क्लिनिक्स में ना जाकर सीधा कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आने में, इलाज करवाने में अपनी मदद कर सकते हैं। यानी कैंसर की जो सीरियस बीमारी है उसे स्टेज 4 तक पहुंचाने से दूर रह सकते हैं, यानी उन्हें स्टेज 1 तक ही सॉल्व किया जा सकता है। कैमरा पर्सन किशन के साथ नगमा सिंह की रिपोर्ट, ETV भारत।